नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कड़वा है तो सच है में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। अब तक सन 632 से सन 1206 मोहम्मद गोरी के मौत तक का इतिहास पिछले भाग में आप सुन चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मलिक गाजी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी। बोलते बोलते जबान में सिलवट पड़ जाए, इतना भारी भरकम नाम उसके लिए जिसने भारत के ज्ञानपीठों विद्यालयों का चुन चुन कर विनाश किया। जहां नालंदा विश्वविद्यालय का शव पड़ा है, उस नगर का नाम है बख्तियारपुर, उसी के विध्वंसक के नाम पर। कितने विश्वविद्यालयों का विनाश किया था बख्तियार खिलजी ने, जानते हैं इस वीडियो में। मुस्लिम इतिहासकारों ने हर विध्वंसकर्ता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की है, लंबी लंबी डींगे हाँकी है। जिहादियों के लिए फतह का अर्थ क्या होता है? हिंदू राज्यों को लूटना, हिंदू स्त्रियों का बलात्कार, हिंदू पुरुषों का बलात् धर्म परिवर्तन और जो ना माने उसकी हत्या करना। इन मुसलमान आक्रांताओं के लिए फतह का यही अर्थ था। बख्तियार घोर प्रदेश का एक खिलजी था। घोर प्रदेश आज अफगानिस्तान में है। कई जगहों से नौकरी से निकाला गया, बार बार गुलामों की तरह बेचा गया। मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ भी बख्तियार खिलजी ने कार्य किया। वहां से भी इसे किसी लायक न पाकर निकाल दिया गया। गिरता पड़ता किसी तरह लुटेरे दलों के साथ बदायूं पहुंचा एक लुटेरे हिजबुद्दीन हसन के पास। यहां उसे हिंदू लूट, अपहरण, बलात्कार आदि में अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका मिला और यह खुद भी एक लुटेरे गिरोह का सरगना बन बैठा। उसने धीरे धीरे खुद का साजो सामान जमा किया और 2 शहर सहलत एवं सहली पर कब्जा कर लिया। उसकी लूट और जिहाद की चर्चा अब दूर दूर तक फैल गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसे सम्मानित किया। दूसरे खिलजी भी इससे आकर जुड़ने लगे। सारनाथ, कुशिनारा, नालंदा विश्वविद्यालयों पर इसने प्रहार किया, लगातार और बार बार किया। तबकाते नसीरी किताब के अनुसार बख्तियार खिलजी सिर्फ 2 घुड़सवारों के साथ आया, जिनका नाम था निजामुद्दीन और शमसुद्दीन। धोखे से वह दुर्ग में घुस आए। वहां के निवासियों को गला काटकर जलाकर मार दिया गया। उस दुर्ग पर कब्जा किया। दुर्ग के निवासी निहत्ते केशमुंडित ब्राह्मण थे। उसने वहां बहुत पुस्तकों का ढेर देखा। उसकी जानकारी करना चाही तो पता चला कि सारे वासी मारे जा चुके हैं। यह कोई दुर्ग नहीं, पितु नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत ने इस विध्वंस में बहुत कुछ खोया है। नालंदा विश्वविद्यालय उपस्थित इतिहास के अनुसार गौतम बुद्ध और जैन तीर्थंकर महावीर के काल में भी वर्णन मिलता है। चीनी पर्यटक हुएनसांग 10 वर्षों तक इस विहार में रहकर गए हैं, ऐसा इतिहास मिलता है। कई विदेशी राजाओं द्वारा यहाँ दान और उनके दान से भवन निर्माण के शिलालेख भी मिले हैं। 14 हेक्टेयर भूमि पर फैला था इसका विस्तार। 10 मंदिर थे, क्लासरूम, मेडिटेशन हॉल, तालाब, बाग बगीचे सब थे। 10,000 विद्यार्थियों के 2,000 शिक्षकों के रहने की व्यवस्था यहाँ थी। यहाँ की लाइब्रेरी को धर्मगंज कहा जाता था। इसमें 3 भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नारंजल, जिसमें रत्नसागर भवन 9 मंजिला था। कहा जाता है कि 90 लाख पुस्तकें थी इन भवनों में। 1200 ईसा पूर्व गुप्ता वंशज चक्रादित्य को इसका जनक माना जाता है। सन 1193 ईस्वी तक 2100 साल का पुराना विश्वविद्यालय था। ज्ञान का अथाह सागर था नालंदा विश्वविद्यालय। कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, पर्शिया, तिब्बत, चीन, तुर्की, विश्व के हर प्रदेश से विद्यार्थी यहाँ हिंदू शिक्षकों से वैदिक शिक्षा लेने आते थे। यहाँ पर क्या शिक्षाएं दी जाती थी? इस विद्यालय में कटाई, बुनाई, खुदाई, आयुर्विज्ञान, शल्य, मेटलर्जी, राजनीति, कूटनीति, शासन कला, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, शस्त्र निर्माण, युद्ध कला, धनुर्विज्ञान, प्रक्षेपण शास्त्र, गणित, ज्योतिष, नक्षत्र विज्ञान, अध्यात्मवाद,
दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, सैन्य आपूर्ति, ऋतु विज्ञान, मेंसुरेशन, कैलकुलस, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स, गायन, नृत्य, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान, कामशास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। एक और इतिहासकार राहुल श्रीभद्रा के अनुसार एक बुद्ध ज्ञानी पुरुष ने बख्तियार खिलजी की चिकित्सा की थी ऐसी बीमारी से जिसे खिलजी के हकीम भी असाध्य मान चुके थे। बख्तियार खिलजी को इस बात से अफसोस हुआ कि उसके दरबारियों से भी ज्यादा ज्ञान भारत के एक मामूली साधु के पास कैसे है। अब बख्तियार खिलजी ने भारत से इस आयुर्वेद और सारे ज्ञान को मिटाने का निश्चय किया। 90 लाख किताबें तो सिर्फ एक अंदाजे से कहा जाता है, असल में कितनी किताबें थी किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इन किताबों को जलाने में 3 महीने से भी ज्यादा समय लगा और उससे उठने वाला धुआं 10 कोस दूर से देखा जा सकता था। एक तिब्बती पर्यटक ठग लोत्सावा ने जब नालंदा में पदार्पण किया, उस वक्त तक नालंदा का विध्वंस हो चुका था। ठग लोत्सावा ने राहुला श्रीभद्रा द्वारा 70 विद्यार्थियों को शिक्षा देते देखा था। तुर्की सैनिकों ने इन्हें इतना प्रताड़ित किया कि सब पलायन कर गए। इतना ही अभाव क्यों ना हो, सन 1400 ईस्वी तक बहुतों ने नालंदा को जीवित रखने के प्रयास किए, निष्फल रहे। नालंदा विध्वंस की आपूर्ति करना संभव है। इस जीत में खिलजी को जो माल मिला उसे लेकर दिल्ली दरबार पहुंचा। ऐबक के इसी दरबार से उसे नालायक मानकर निकाल दिया गया था। आज हिंदू रक्त से रंजित उसकी तलवार का वहां बोलबाला हो रहा था। दूसरे दरबारी जलने लगे। आपस का वैर भाव इतना बढ़ गया कि बख्तियार खिलजी को वीरता साबित करने के लिए श्वेत महल में हाथी से लड़ना पड़ा। श्वेत महल लाल किले का दीवाने खास है। इससे इस धारणा का निराकरण हो जाता है कि लाल किला शाहजहां ने बनाया था। उस काल में मुसलमानों में आपस में ही हिंदुओं का संहार, हिंदू स्त्रियों का बलात्कार और लूटने की होड़ लगी हुई थी। जो जितना ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार करता उतना बड़ा कहलाता। बख्तियार खिलजी की भारत के पूर्व हिस्से में एक राक्षस की सी छवि थी। बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन, जिसकी उदारता और न्याय प्रसिद्ध था, बख्तियार खिलजी 18 घुड़सवारों के साथ घोड़ों का विक्रेता होने का दिखावा कर राजधानी नादिया में घुस आया और राजमहल तक पहुंच गया। बाकी सेना पीछे चल रही थी। महल तक पहुंचकर अचानक आक्रमण कर दिया और महलों के सारे रक्षकों को मार दिया। राय लक्ष्मण सेन उस समय भोजन करने बैठे थे। नंगे पैर पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। सारी संपत्ति और अंतःपुर पर बख्तियार खिलजी का कब्जा हो गया। दोस्ती खाम मुखौटा पहने, पीठ में छुरा घोंपने की आदत, छल कपट, विश्वासघात और माया कासिम से लेकर खिलजी तक मुसलमानों में पहले से थी। ऐसा कई बार दोहराया गया। भारत के राजनीतिज्ञ क्या कर रहे थे? गुप्तचर तंत्र क्या सोने चला गया था? क्या सावधानी और सतर्कता को तिलांजलि दे दी गई थी? इतनी बड़ी सेना बंगाल के दरवाजे पर आ धमकी और किसी को कुछ पता तक नहीं चला। कैसे? फारसी अक्षरों से अंकित सिक्कों का वर्णन खिलजी के ही काल में मिलता है। इन लुटेरों के पास सिक्के निर्माण का कोई ज्ञान नहीं था। मजबूरी में इन्हें हिंदू निशानियों से अंकित सिक्कों पर फारसी अंकित करके ही संतोष करना पड़ा। और इन सिक्कों को देखकर आज के छद्म इतिहासकार मुसलमान आक्रांता को सहिष्णु बताने की चेष्टा करते हैं। ये कोरा झूठ है। बंगाल में मध्यकाल में जितने भी मदरसे या मस्जिदें हैं, सब किसी न किसी मंदिर, महल या विद्यालय का विध्वंस करके ही बनाई गई है। लूट का एक हिस्सा भी दिल्ली दरबार भेजा गया। बख्तियार खिलजी की जमीन और धन की भूख बढ़ती जा रही थी। उसकी नजर सुदूर तिब्बत और चीन तक भी थी। उसकी सेना में कुछ बिहार का एक पूर्व हिंदू था जिसे बख्तियार खिलजी ने ही मुसलमान बनाया था। नाम था अली मिच। मुसलमान बनते ही वो भी भारत माँ का गद्दार हो गया। पता नहीं क्या है इस मजहब में, इसका स्पर्श मात्र से ही धरती के लाल हिंदू भी देशद्रोही हो जाते हैं। उसने असम तक पहुंचने के सारे पहाड़ी रास्ते बख्तियार खिलजी को दिखाए और वर्धानकोट नगर तक ले आया, जो बंगमती नाम से भी विख्यात था।
ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे हुए इस नगर में 20 खंभों वाला एक पुल था। बख्तियार खिलजी अपनी एक विशिष्ट टुकड़ी को पुल की रक्षा के लिए छोड़ आगे बढ़ा ताकि लौटने का मार्ग साफ रहे। बाकी सेना लिए असम में घुस गया। नगर का नाम था कणाई बराशी। इसके हिंदू राजा पृथु ने संकट को भांप लिया। देवकोट और बनगांव के बीच खिलजी के पड़ाव पर भोर होते होते अचानक चढ़ाई कर दी। काते नसीरी में लिखा है, आश्चर्य है कि उनके पास बांस के भाले थे। उनके ढाल, कवच और शिरस्त्राण रेशम के आपस में बंधे हुए और सिले हुए थे। सबके पास लंबे लंबे धनुष और बाण थे। दोपहर होते होते अधिकांश मुस्लिम सेना को मार दिया गया। अपनी सेना का बुरा हाल देख बख्तियार ने पीछे हटना ही उत्तम समझा, उसे पीठ दिखाकर भागना ही उत्तम समझा। लेकिन राजा पृथु की हिंदू सेना ने निश्चित किया कि भागती मुसलमान सेना को ना तो रास्ते में अन्न का एक दाना मिले और ना ही उनके जानवरों को चारा ही मिले। आखिर में खिलजी की त्रस्त सेना को अपने ही घोड़े मार मार कर खाने पड़े। बख्तियार भागता हुआ पुल तक आया तो और हैरान हो गया। उसकी टुकड़ी को मार दिया गया था और पुल को भी तोड़कर उसके भागने का मार्ग बंद कर दिया गया था। पास ही एक गगनचुंबी मंदिर था। इसी में खिलजी के दल ने आश्रय लिया, जिसमें सोने और चांदी की अनेक प्रतिमाएं थी। एक सोने की प्रतिमा तो 2 या 3 टन वजन की थी। बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस मंदिर को भी जिहादी रीति से अपवित्र कर उसे मस्जिद बना दिया और सोने की मूर्ति को गला दिया गया। नाव बनाकर नदी पार करने का निश्चय कर बांस और रस्सियों के प्रबंध में जुट गए। असमी राजा पृथु ने यहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। आसपास के हिंदुओं को एकत्रित कर मंदिर के चारों ओर आड़े तिरछे बांस गाड़कर एक दीवार खड़ी कर दी गई। असमी सेना से भिड़ने का साहस बख्तियार में नहीं था। डर कर जंगलों के रास्ते किसी भी तरह से नदी पार करने दौड़ पड़ा। उसके होश उड़ गए क्योंकि हिंदू सेना ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके पूरे दल ने उफनती नदी में छलांग लगा दी। नदी पार करना आसान नहीं था। नदी बहुत गहरी थी, प्रायः सब डूब गए। खुद खिलजी इसी तरह एक मुस्लिम सैनिक की लाश के सहारे नदी पार कर पाया। अपने नगर देवकोट पहुंचा और बीमार पड़ गया। हार की शर्म से वो डर के मारे बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जब भी वो बाहर निकलता तो मारे गए सैनिकों के परिवारजन उससे सवाल करते, उसे धिक्कारते और उसे गालियां देते थे। शर्म के मारे खिलजी एकांत में रहने लगा। सन 1205 में अली मर्दान खिलजी, जो सुदूर पुणे से आया था, उसने पड़ाव में घुसकर बख्तियार खिलजी को गालियां देते हुए असंख्य बार चाकू से प्रहार किया, जब तक कि उसकी लाश खून समेत ठंडी ना पड़ गई हो। इसी तरह अंत हुआ बख्तियार खिलजी और नालंदा समेत कई विश्वविद्यालयों और ज्ञान के केंद्रों का। असमी राजा पृथु को इसकी मृत्यु का श्रेय देना चाहिए। उनकी सतर्कता, दूरदर्शिता एवं युद्ध कौशल ने ही इस राक्षस का अंत किया था। लेकिन राजा पृथु का वर्णन हमारे इतिहास के पुस्तकों से गायब है। अब तक भारत में सिंध, पंजाब, गंधार, दिल्ली, बिहार, कन्नौज, बंगाल, बलोच आदि प्रदेशों पर धर्मांध मुसलमान लुटेरों का राज फैल चुका था और निरंतर भारत को दीमक की तरह चाटता जा रहा था। मित्रों, आज के लिए इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगला एपिसोड होगा कुतुबुद्दीन ऐबक पर, देखना ना भूले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।